आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह वीडियो रोज सुबह 7 बजे अपलोड हो जाता है और आने वाले समय में आपके लिए मैराथन क्लासेस भी शुरू होगी, जिसमें हम लोग एक साथ 50, 60 या फिर 100 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि 1-1.5-2 घंटे का हो सकता है। इस तरह की जो क्लासेस हैं ये हो सकता है सप्ताह में एक बार आए। मैं कोशिश करूंगा सप्ताह में एक बार के लिए, या फिर कम से कम महीना में कम से कम 3 बार, मतलब 10 दिन में एक बार, जैसा भी मुझे पॉसिबल होगा वैसा मैं करूंगा। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। मेरे चैनल पर मैं जो है क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन तो 10 होते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं 40, 50, 60 क्वेश्चन निकल करके सामने आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस रचना में अमीर खुसरो ने स्वयं के हिंदुस्तानी होने पर गौरवान्वित महसूस किया है? अमीर खुसरो एक बड़ा नाम है, दिल्ली सल्तनत काल के ये राइटर थे। ये एक इतिहासकार थे, कवि थे, इसके अलावा संगीतकार थे, गायक थे, मतलब काफी कुछ थे ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के संदर्भ में ध्यान रखना कि इन्होंने 3 राजवंश का समय देखा। एक तो गुलाम वंश का अंतिम समय, फिर पूरा का पूरा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश का प्रारंभिक दौर भी अमीर खुसरो ने देखा है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। तो अमीर खुसरो जो है बलबन के समय में भी था, बलबन के जो उत्तराधिकारी थे उनके समय में भी था। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक, इन सब का शासनकाल इसने देखा है। तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि अमीर खुसरो ने स्वयं के हिंदुस्तानी होने पर गौरवान्वित महसूस किया है किस पुस्तक में? तो इसका आंसर होगा नूह सिपेहर। नूह सिपेहर जो कि अमीर खुसरो की रचना थी, काफी फेमस है नूह सिपेहर। और इस रचना की अगर मैं बात करूं तो कुल 9 भागों में यह लिखा गया है, नूह सिपेहर। और इनमें से जो 2 भाग हैं वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के संदर्भ में है। मुबारक खिलजी, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था ना, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उसके विषय में है शुरू के 2 भाग। और उसके बाद बाकी जो 7 भाग हैं उनमें अलाउद्दीन खिलजी ने भारत का वर्णन किया, या फिर हम कहें उस समय के हिंदुस्तान का गुणगान किया है। काफी इसने प्रशंसा की है भारत की, और खुद को हिंदुस्तानी होने पर काफी गौरवान्वित महसूस किया है। काफी मतलब तारीफ करता है, अपने आप को काफी बड़ा देशभक्त बताता है, कि बोलता है कि मैं इस धरती पर जन्म लिया, हिंदुस्तान में जन्म लिया, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। इसके अलावा वो बोलता है कि मैं हिंदुस्तान की भाषा हिंदवी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इस बात से मुझे बड़ा गर्व है। इस टाइप से काफी कुछ इसने कहा। इसी पुस्तक में नूह सिपेहर में ही अमीर खुसरो ने खुद को तूती ए हिंद, मतलब भारत का तोता कहा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहा गया। उसने खुद को कहा अपने आप को तूती ए हिंद, भारत का तोता। तो ध्यान रखेंगे। बाकी आसिका, खजाइन उल फुतूह, किरान उस सादिन, ये सब भी अमीर खुसरो की ही रचना है। आसिका की अगर हम बात करें तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी और गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री जो देवल देवी थी ना, दोनों की प्रेम कहानी का इसने जिक्र किया है। मतलब बड़ा क्या बोलना चाहिए, एक तरह का लव स्टोरी टाइप की बनाने की कोशिश की है। खजाइन उल फुतूह की बात करें तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का विवरण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था ना, दक्षिण भारत वगैरह, वो सारा कुछ इसमें मिलता है। किरान उस सादेन, किरान उस सादेन की बात करें तो ये गुलाम वंश के आखिरी समय के दौर का दिखाता है, और इसमें पिता पुत्र के मिलन का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें पिता था बुगरा खां, जो कि बलबन का बेटा था, और बुगरा खां का बेटा था कैकुबाद। तो कैकुबाद और बुगरा खां के मिलन का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है किरान उस सादेन में। तो विषय भी आपको पता होना जरूर है।
तो नूह सिपेहर इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की आलोचना की। तो देखिएगा यहाँ पर बात कर रहा है कि किस विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति की आलोचना की है। तो जिस समय भारत का इतिहास लिखा गया ना, तो उस समय अलग अलग विचारधारा से प्रेरित लोगों ने भारत का इतिहास लिखा है। कुछ इतिहासकार थे जो कि साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे, कुछ मार्क्सवादी, कुछ जनवादी, तो कुछ अलग तरह की विचारधाराओं से प्रभावित थे। तो यहां पर इसका आंसर होगा साम्राज्यवादी विचारधारा। देखो, जो साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार थे, इसमें अधिकतर यूरोपीय इतिहासकार थे, उसमें भी अधिकतर अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, और वो भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर वे लोग जो भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के औचित्य को सिद्ध करना चाहते थे, मतलब कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को सही ठहराते थे। वैसे इतिहासकार जो है साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और उन्होंने हमेशा से ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की आलोचना की है, भारतीय सभ्यता संस्कृति को निकृष्टहीन बताने का या फिर सिद्ध करने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के जो इतिहासकार थे, उन्होंने भारतीय लोगों को असभ्य, बर्बर, जंगली तक कहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जो है असभ्य है, इनको सभ्य बनाना श्वेत जाति का कर्तव्य है। इस टाइप से भी जो है साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने लिखा है। तो काफी कुछ इन्होंने कहा है, कटु आलोचना की है। तो ध्यान रखेंगे, साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति की आलोचना की है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो भाई, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उस समय अधिकतर जो राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, या जो नहीं भी जुड़ा था लेकिन वो चाहता था कि देश आज़ाद हो जाए या फिर भारत में अंग्रेजों का सत्ता खत्म हो जाए, तो वैसे लोग थे, वैसे इतिहासकार थे। और इन्होंने क्या किया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बहुत ज़्यादा तारीफ की और भारत में ब्रिटिश सत्ता की घोर आलोचना की या घोर निंदा की। मार्क्सवादी इतिहासकारों की अगर बात करें तो इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति की बुराई नहीं की है, ध्यान रखेंगे। जनवादी इतिहासकारों ने भी बुराई नहीं की है, आलोचना नहीं की है। तो यहाँ पर केवल एक साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने ही भारतीय सभ्यता संस्कृति की आलोचना की है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देखिए आंसर क्या हो सकता है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। मैंने आपको जो है सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया, अब आपको आंसर बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग मेरे बताने से पहले आंसर बताने की कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। तो सुमेलित करने को बोल रहा है, यहां पर एक तरफ इतिहासकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ शासक दिया हुआ है। तो निजामी की अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम था हसन निजामी। हसन निजामी, मैं आपको जो है एक बार कूट भी दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। आप लोग मेरे बताने से पहले बनाने की कोशिश करिए। एक बार बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद फिर मेरे डिस्क्राइब को सुनिएगा। पॉज कर लीजिए वीडियो। चलिए अब मैं आंसर बताता हूं। तो निजामी, इसका पूरा नाम था हसन निजामी। हसन निजामी जिसने ताज उल मासिर नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और मुस्लिम आक्रमणों का जिक्र हमको मिलता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था, अर्थात ये कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था। मतलब यहां पर शासक हो जाएगा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ए का हो जाएगा 1। उसके बाद अगला दिया हुआ है सिराज, इसका पूरा नाम था मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज। इसने पुस्तक लिखी तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी में आदम से लेकर के 1259 तक का इतिहास मिलता है। आदम कौन था भाई? तो आदम जो है ना, मुस्लिम जगत में पहला मनुष्य माना जाता है, पहला व्यक्ति माना गया है आदम। तो आदम से लेकर के 1259 तक का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। और जो मिनहाजुद्दीन सिराज है, ये नासिरुद्दीन महमूद शाह का दरबारी था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद ये खुसरो, भाई अभी मैंने बताया कि जो खुसरो है वो 3 राजवंशों के शासन में था। तो यहाँ पर जो मुबारक शाह, अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, तो खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो इसका पूरा नाम था। अगला दिया है सरहिंदी। सरहिंदी का पूरा नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जिसने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी, और ये मुबारक शाह का समकालीन था, मुबारक शाह। तो यहां पर आप लोग जो है आंसर बनाइएगा। तो मैंने कूट मिला लिया है, और आप लोगों ने जो भी मतलब
आंसर मतलब इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे वो अपना आंसर मिला लेंगे। तो आंसर देख लीजिएगा कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है किस ग्रंथ में मुगल बादशाह अकबर की आलोचना की गई है। तो किस ग्रंथ में मुगल बादशाह अकबर की आलोचना की गई है। भाई अकबर की आलोचना करना बहुत बड़ी बात है। तो जहांगीरनामा जो कि अकबर के पुत्र जहांगीर ने लिखा था, जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीरनामा। तबकाते अकबरी ये भी जो है अकबर के समय में ही लिखा गया था। मंतखाब अत तवारीख ये भी जो है अकबर के समय ही लिखा गया। पातशाह नामा की अगर हम बात करें तो ये शाहजहां के टाइम पर लिखा गया था। तो इनमें से जो मंतखाब अत तवारीख, मंतखाब अत तवारीख ये बदायूनी ने लिखी थी, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। और इसी ग्रंथ में अकबर की आलोचना की गई है। अकबर के साथ साथ अबुल फजल की भी आलोचना की गई है। और अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा था ना, और अकबरनामा में अकबर की बहुत ज्यादा तारीफ की थी अबुल फजल ने। तो कई स्थानों पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी देखने को मिलता है अकबरनामा में। तो जो बदायूनी है उसने जब मुंतखाब अत तवारीख लिखा तो उसमें अकबर की आलोचना तो की है, लेकिन जिन जिन जगहों पर अबुल फजल ने अकबर की बहुत ज़्यादा तारीफ की है या फिर उसके बुराइयों को छुपाने की कोशिश की है, तो वहाँ पर बदायूनी ने उन चीज़ों को भी उजागर करने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, लेखक का नाम बदायूनी, पुस्तक का नाम मंतखाब अत तवारीख। अगला क्वेश्चन दिया है खजुराहो में किन धर्मों से संबंधित मंदिर स्थित है। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, बड़ा ही फेमस जगह है खजुराहो, यहाँ के मंदिर काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर बड़ा फेमस है, ध्यान रखना उस चीज़ को। तो हिंदू और जैन मंदिर यहाँ पर हैं। तो आप लोग देख लीजिए, कूट मिला लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बार कूट दिखा देता हूँ और आप लोग जो है इसको बनाने की कोशिश करिएगा। तो देखते हैं, एक तरफ पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल है, दूसरी तरफ नदियां दिया हुआ है। तो देखते हैं आलमगीरपुर। तो भाई आलमगीरपुर ये कहां पर है। तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। रंगपुर की बात करें तो गुजरात में है, भादर नदी के तट पर। सुतकागेन डोर ये जो है दास्क नदी के तट पर है, ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। लोथल की बात करें तो गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। तो आप लोग जो है कूट मिला लीजिए और बताइएगा किसका आंसर सही था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी एवं उनके विभाग। आपको मैं कूट दिखा देता हूं, इसके आधार पर आप लोग जो है मिलाने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर बनाने की कोशिश करिएगा। तो देखते हैं, वाजपति किसको बोला जाता था। तो चारागाह अधिकारी। देखो वैदिक काल में ना पशुपालन का बहुत ज्यादा महत्व था। तो पशुपालन का महत्व था तो जो चारागाह अधिकारी होता था उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता था। तो जितने भी मैदान होते थे, घास के मैदान, वो पूरा एक तरह से जो भी उस समय की गवर्नमेंट होती थी उनके अंडर आती थी। तो वाजपति चारागाह अधिकारी। उग्र अगर हम बात करें तो ये पुलिस को कहा जाता था। सूद स्पय जो है गुप्तचर को बोला जाता था। बेकनाट जो है सूदखोर को बोला जाता था, जो पैसे देता था सूद पर। तो यहां पर आप कूट मिलाने का प्रयास करेंगे, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है ऋग्वैदिक कालीन शब्द और उनके अर्थ। ऋग्वैदिक काल में मतलब अलग संस्कृत भाषा ही प्रयोग किया जाता था, बट वो जो है एक तरह से बोलना चाहिए ठेठ संस्कृत थी या फिर वैदिक संस्कृत थी, जो कि आज काफी बदल चुकी है। तो आप लोग कूट देख लीजिए और इसके हिसाब से जो है आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं बताता हूं आपको। उर्वरा जो है जुते हुए खेत को बोला जाता था। उर्वरा जुते हुए खेत को बोला जाता था। लांगल बोला जाता था हल को लांगल बोला जाता था। पर्जन्य बोला जाता था बादल को। और सीता बोला जाता था हल से बनी नाली को। जब हल चलाते हैं ना और जो नाली बनती है छोटी सी, उसको जो है सीता बोला जाता था। तो आप लोग जो है कूट मिला लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिया हुआ है, 3 कथन देख लेते हैं। पहला कथन, एक बार मैं आपको कूट भी दिखा देता हूं, ये रहा कूट। कथन देख लेते हैं। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने खरीदा था। बिल्कुल सही है। मलिक काफूर जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, यह एक हिजड़ा था। हालांकि पहले ये एक हिंदू था, बाद में ये कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया था और एक व्यापारी के पास ये था।
तो नुसरत खां जब अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर गुजरात पर आक्रमण करता है तो नुसरत खां की नज़र इस पर पड़ती है, मलिक काफूर पर। तो ये जो है 1000 दिनार दे करके इसे खरीद लेता है और अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देता है। अलाउद्दीन खिलजी इससे बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दिल्ली सल्तनत का मलिक ए नाइब बनाया। बिल्कुल सही है। मलिक ए नाइब का मतलब एक तरह का प्रधानमंत्री होता था, मतलब कि मलिक काफूर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी और उसको जो है दिल्ली सल्तनत का मलिक ए नाइब बना देता है। अगला दिया है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अप्रत्यक्ष रूप से 35 दिन तक शासन किया। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को यह सत्ता पर बैठा देता है और उसके नाम से खुद शासन करने लगता है, लेकिन 35 दिन बाद ही उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो यहां पर तीनों ही कथन सही हैं। तो 10 सही होगा आपका। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिख गुरु थे, इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि ये किस वर्ष सिख गुरु बने और किस वर्ष इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी और इनकी मृत्यु कब हुई और कहां पर हुई, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।